क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है v1 v2 v3 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है, ठीक है। तो देखना होगा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है v1 प्लस v2 v2 प्लस 2 v3 एंड v3 प्लस 3 v1। क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या नहीं? मैं ऑप्शन नंबर डी को देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे v1 का कोफिशिएंट क्या है 1, v2 का है 1, v3 का है 0। यहाँ पे v1 का है 0, v2 का 1, v3 का है 2। यहाँ पे v3 का है 1, v2 का है 0 एंड v3 का है 1। ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का हम रैंक फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सॉरी, यहाँ पे v3 का कोफिशिएंट है 3, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे काम करते हैं हम, रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं r3 डैश इक्वल्स टू r3 माइनस 3 इंटू r1, ठीक है। तो 1 1 0 r1 जैसा है वैसे रहेगा। r3 चेंज होगा, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा -3 एंड यहाँ पे होगा 1। ओके। अच्छा, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन यूज़ करेंगे r3 डैश इक्वल्स टू, हमने क्या किया था अब एक काम करते हैं, r2 डैश करते हैं। r2 डैश इक्वल्स टू 3 इंटू r2 प्लस r3 डैश। ओके। अच्छा, तो इसे करोगे तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 3 इंटू 2 मतलब 6, 6 प्लस 1 होगा 7। ओके। अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे सेकेंड रो एंड थर्ड रो को इंटरचेंज कर सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 1 0 0 -3 1 0 0 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पिवोट एलिमेंट मिल रहा है, 1 2 3, तो इसका मतलब इसका रैंक जो है वो होगा 3, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक आ रहा है 3। तो ये जो वेक्टर है दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें भी एक वेक्टर स्पेस दिया गया है। भी जो वेक्टर स्पेस है वो पॉलिनोमियल फंक्शन के वेक्टर स्पेस है, उन सब पॉलिनोमियल फंक्शन के वेक्टर स्पेस है जिनका डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू है 3, ठीक है। एंड तो इसलिए हमने fx एक पॉलिनोमियल लिया है जो जिसका डिग्री है 3, ठीक है। एंड ये जो कांस्टेंट, ये जो कोफिशिएंट है a0 a1 a2 a3, ये सब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड t एक मैप है v से v में, एंड टी एफ एक्स हमें दिया गया है ये। ओके, टी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो हमें रैंक ऑफ टी फाइंड करना होगा। ओके, टी का रैंक हमें चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ से आपको एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल्स टू a1 प्लस 2 a2 x प्लस 3 a3 x स्क्वायर। ओके। अच्छा, अब आप देखोगे यहाँ पे एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ एक्स क्या है a0 प्लस यहाँ पे आप x इंटू करोगे, इसके साथ अगर x मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x इंटू a1। अब एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स जब आप करोगे x इंटू एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे है a1x एंड यहाँ पे भी आएगा a1x, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस a2x स्क्वायर एंड यहाँ पे आएगा माइनस 2a2x स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा a0 माइनस a2x स्क्वायर, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस a3x क्यूब, यहाँ पे होगा माइनस, सॉरी यहाँ पे a3 होगा माइनस 3a3x क्यूब, तो होगा माइनस 2a3x क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो fx है इसका बेसिस क्या होगा, इसका बेसिस होगा 1x x स्क्वायर x क्यूब, ठीक है। इसका जो बेसिस सेट है वो होगा ये, तो ठीक है। तो पहले हम एफ एक्स इक्वल्स टू 1 रख के देखेंगे क्या क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, दिस इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस एक्स इंटू, जब एफ एक्स इक्वल्स टू 1 होगा तो इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखो आप यहाँ पे जब एफ एक्स इक्वल्स टू
एफ एक्स इक्वल्स टू जब 1 होगा, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो इसके साथ आप इसका कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए नॉट इक्वल्स टू 1, ओके, या तब आपको क्या मिलेगा, सॉरी हाँ, ए नॉट इक्वल्स टू 1, ए नॉट इक्वल्स टू 1 एंड A1 A2 A3 ये तीनों, A1 A2 A3 ये तीनों 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो 1 इंटू एफ ए डैश एक्स, अच्छा ये F1 इक्वल्स, अच्छा इसे छोड़ दो, T1 क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा ए नॉट माइनस, ए नॉट क्या है 1 माइनस A2 क्या है, A2 है 0, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा इसके पहले आएगा A1 को हम 0 इंटू A1 लिख लेते हैं एंड प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस A3 है 0, तो इसलिए 0 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो जब एफ एक्स इक्वल्स टू जब एक्स होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स जब होगा तब ए नॉट क्या होगा 0, ए नॉट होगा 0 प्लस A1 एक्स, A1 क्या होगा यहाँ पे, A1 होगा यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 1, तो ए नॉट A1 हो जाएगा 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे A2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, x3 का भी है, एक्स क्यूब का भी है 0, तो A2 A3 दोनों ही 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब एंड इसके बाद टी एक्स स्क्वायर क्या होगा, जब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा तब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है A2, तो A2 इक्वल्स टू 1 होगा, बाकी के सब A नॉट A1 A3 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। इसके बाद टी एक्स क्यूब, जब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब होगा तब आप देख सकते हो कि एफ एक्स इक्वल्स टू जब एक्स क्यूब होगा A3 होगा 1 एंड बाकी सब हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब, ओके। सॉरी, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, जब देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होगा तब A1 इक्वल्स टू आ रहा है 1, बाकी के सब आ रहा है 0, लेकिन यहाँ पे टी एफ एक्स क्या है, ये है, तो यहाँ पे तो A1 है ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो जब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा तब टी एक्स क्या होगा, ए नॉट है 0 प्लस माइनस होगा A2 इंटू एक्स स्क्वायर, A2 क्या है 0 माइनस 2 A3 इंटू एक्स क्यूब है, तो A3 भी है 0, सिर्फ A1 है 1, लेकिन यहाँ पे A1 नहीं है, तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एफ एक्स इक्वल्स टू जब एक्स स्क्वायर होगा तब सिर्फ A2 आएगा 1, ओके, तो यहाँ पे होगा माइनस 1 का स्क्वायर, ओके, तो यहाँ पे होगा, ये होगा -1 का स्क्वायर एंड बाकी के A नॉट A1 A3 सब 0 है। जब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब तब A3 आ रहा है 1, तो यहाँ पे होगा माइनस A3 हो रहा है 1, तो -2 हो जाएगा, -2 एक्स क्यूब एंड बाकी के सब हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा, टी का जो मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा 1 0 0 0, कॉलम वाइज हम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 0 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 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 -2 0 0 0 -2, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमें कितना पिवोट एलिमेंट मिल रहा है, 1 2 3, तो इसका मतलब रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू आ रहा है 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें यू भी एंड डब्ल्यू फाइनाइट डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस दिया गया है। टी क्या है, U to V, S है V to W एंड P है W to U, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। रैंक ऑफ एस टी इक्वल्स टू नलिटी ऑफ पी दिया गया है, नलिटी ऑफ एस टी इक्वल्स टू रैंक ऑफ पी दिया गया है, रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू रैंक ऑफ एस दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू नलिटी ऑफ एस। अच्छा देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, या दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ u माइनस नलिटी ऑफ टी, ओके। एंड रैंक ऑफ एस क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v माइनस नलिटी ऑफ
एस। ओके, अच्छा, डायमेंशन ऑफ भी एंड डायमेंशन ऑफ यू क्या दोनों इक्वल होगा? ऑलवेज से इक्वल नहीं होगा। अगर ये दोनों अनइक्वल है तो नालिटी ऑफ टी नॉट इक्वल्स टू होगा नालिटी ऑफ एस। तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। ओके, बी में दिया गया है डायमेंशन ऑफ यू नॉट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ भी। अच्छा, डायमेंशन ऑफ यू इक्वल नॉट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ यू नॉट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ भी। अच्छा, तो एक चीज़ देखो, यू कहाँ पे मैप हो रहा है? भी पे, ठीक है, भी डब्ल्यू पे, डब्ल्यू यू पे। ओके, अच्छा, तो अब एक चीज़ देखो, टी यू क्या है? टी यू, यू कहाँ पे मैप होगा? भी पे, टी यू है भी। ओके, अच्छा, अब देखो एस टी यू, ये क्या होगा? एस भी। एस भी कहाँ पे मैप हो रहा है? डब्ल्यू पे। तो इसका मतलब इस इंप्लाइज एस टी यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है, तो एस टी जो है वो यू को डब्ल्यू पे मैप कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो हमें रैंक ऑफ एस टी प्लस नालिटी ऑफ एस टी इक्वल्स टू क्या मिलेगा? डायमेंशन ऑफ यू। ओके, अच्छा, अब देखो रैंक ऑफ एस टी क्या दिया गया है? नालिटी ऑफ पी प्लस नालिटी ऑफ एस टी दिया गया है रैंक ऑफ पी इक्वल्स टू डायमेंशन यू है, एंड नालिटी ऑफ एस टी प्लस रैंक ऑफ पी मतलब क्या है? डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। तो दिस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। तो डायमेंशन ऑफ यू इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोनों अनइक्वल होगा, लेकिन ये इक्वल हो रहा है तो बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम सी एंड डी को देखते हैं। डी में दिया गया है डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू 4, डायमेंशन ऑफ u इक्वल्स टू 3, देन एंड t इज 1 1, देन p इज आइडेंटिकली 0। अच्छा, अब हम पहले c को देख लेते हैं। c में दिया गया है डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू 4, डायमेंशन ऑफ u इक्वल्स टू 3। देखो c में क्या दिया गया है? डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू 3, डायमेंशन ऑफ u इक्वल्स टू 4, देन p इज नॉट आइडेंटिकली 0। अच्छा, तो मान लेते हैं हम p इज आइडेंटिकली 0। ओके, अगर p इज आइडेंटिकली 0 है तो अगर p आइडेंटिकली 0 है तो इसका मतलब रैंक ऑफ p इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नालिटी ऑफ p हो जाएगा डायमेंशन ऑफ w, नालिटी ऑफ p हो जाएगा डायमेंशन ऑफ w, एंड डायमेंशन ऑफ w क्या है? डायमेंशन ऑफ u, डायमेंशन ऑफ u है 4, तो नालिटी ऑफ p हो जाएगा 4। ओके, अच्छा, एंड अब एक चीज़ देखो, नालिटी ऑफ p क्या है? रैंक ऑफ एस टी। ओके, रैंक ऑफ एस टी, एंड रैंक ऑफ एस टी क्या है? लेस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ एस कॉमा रैंक ऑफ टी। ओके, अच्छा, रैंक ऑफ एस एंड रैंक ऑफ टी क्या होगा? अच्छा, देखो यहाँ पे हमें दिया गया है रैंक ऑफ एस एंड रैंक ऑफ टी दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ एस टी जो है वो लेस देन रैंक ऑफ एस है। ठीक है, अच्छा, रैंक ऑफ एस या रैंक ऑफ आप टी ले सकते हो, रैंक ऑफ एस है, एंड रैंक ऑफ एस टी क्या है? 4। तो रैंक ऑफ टी जो है वो 4 से बड़ा है, तो रैंक ऑफ एस आ रहा है ग्रेटर देन 4 आ रहा है, तो ग्रेटर इक्वल्स टू 4 आ रहा है। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखो, रैंक ऑफ एस आ रहा है ग्रेटर इक्वल्स टू 4, हमें रैंक ऑफ एस आ रहा है ग्रेटर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, डायमेंशन ऑफ भी क्या है? डायमेंशन ऑफ भी हमें दिया गया है 3। ओके, अच्छा, तो
रैंक ऑफ एस प्लस नॉलिटी ऑफ एस क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बी। डायमेंशन ऑफ बी क्या है, डायमेंशन ऑफ बी है 3। ओके, तो इसका मतलब रैंक ऑफ एस क्या होगा, रैंक ऑफ एस लेस इक्वल्स टू 3 होगा। अगर नॉलिटी ऑफ एस इक्वल्स टू अगर 0 होता है तब रैंक ऑफ एस होगा 3। अगर नॉलिटी ऑफ एस ग्रेटर देन 0 होता है तब रैंक ऑफ एस लेस देन 3 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ एस होगा लेस इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है रैंक ऑफ एस ग्रेटर इक्वल्स टू 4। तो ये जो दिया गया है डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू 3 एंड डायमेंशन ऑफ ई इक्वल्स टू 4, देन पी इज नॉट आइडेंटिकली 0 दिया गया था। हमने लेट किया कि P इज आइडेंटिकली 0, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, तो P इज आइडेंटिकली 0 होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, डी को भी हम देख लेते हैं। डी में दिया गया है डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू 4, डायमेंशन ऑफ U इक्वल्स टू 3 एंड T क्या है, T दिया गया है 1 1 है। ओके, T दिया गया है 1 1, तो P इज आइडेंटिकली 0। अच्छा, देखो अगर T 1 1 है तो नॉलिटी ऑफ T इक्वल्स टू होगा 0। ओके, ठीक है, तो देन नॉलिटी ऑफ T होगा 0, तो रैंक ऑफ T होगा डायमेंशन ऑफ U। तो रैंक ऑफ T इक्वल्स टू होगा, तो रैंक ऑफ T होगा डायमेंशन ऑफ U। अच्छा, तो रैंक ऑफ T हमें क्या मिलेगा, रैंक डायमेंशन ऑफ U क्या है 3, तो रैंक ऑफ T होगा 3। ओके, अच्छा, तो अब एक चीज़ देखो, एंड रैंक ऑफ T क्या है, रैंक ऑफ S है। ओके, अच्छा, एंड रैंक ऑफ S क्या होगा, डायमेंशन ऑफ B माइनस नॉलिटी ऑफ S। रैंक ऑफ S है डायमेंशन ऑफ B माइनस नॉलिटी ऑफ S इक्वल्स टू है इक्वल्स टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ B क्या है 4 माइनस नॉलिटी ऑफ S, तो ये क्या है, दिस इक्वल्स टू है 3। ओके, तो नॉलिटी ऑफ S क्या आ रहा है 4 माइनस 3 मतलब 1। ओके, अच्छा, तो रैंक ऑफ ST क्या है, रैंक ऑफ ST है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ S कमर मिनिमम रैंक ऑफ T। अच्छा, रैंक ऑफ S एंड रैंक ऑफ T दोनों ही इक्वल है, एंड रैंक ऑफ तो लेस इक्वल्स टू होगा रैंक ऑफ S। तो रैंक ऑफ S क्या है 3, तो लेस इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज क्या है, रैंक ऑफ ST मतलब है नॉलिटी ऑफ P। अच्छा, दिस इज लेस इक्वल्स टू 3 एंड ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू होगा रैंक ऑफ S प्लस रैंक ऑफ T। रैंक ऑफ S है 3 प्लस रैंक ऑफ T है 3 माइनस डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ U होगा। डायमेंशन ऑफ U क्या है 3। ओके, अच्छा, जो रैंक ऑफ ST है दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम रैंक ऑफ S प्लस रैंक ऑफ T। रैंक ऑफ S क्या है 3, रैंक ऑफ T है 3 माइनस होगा डायमेंशन ऑफ B। डायमेंशन ऑफ B क्या है 4 है। ठीक है, T जा रहा है U से B में एंड S जा रहा है B से W में, तो हमें रैंक ऑफ डायमेंशन ऑफ B चाहिए यहाँ पे। तो रैंक ऑफ S प्लस रैंक ऑफ T माइनस होगा डायमेंशन ऑफ B एंड दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू है 2। तो रैंक नॉलिटी ऑफ P दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम 2 एंड लेस इक्वल्स टू फ्रॉम 3। ओके, देखो ये इंप्लाई नहीं करता है कि नॉलिटी ऑफ P इज आइडेंटिकली 0। अगर नॉलिटी ऑफ P इक्वल्स टू 3 हो जाता तब ये P आइडेंटिकली 0 होता, लेकिन नॉलिटी ऑफ P का रेंज 2 एंड 3 के बीच में है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, नॉलिटी ऑफ P जो है वो नॉलिटी ऑफ P आइदर 2 और 3। ठीक है, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। ओके, तो अगर 3 होता है तो P इज आइडेंटिकली 0, अगर 2 होता है तो P इज नॉट आइडेंटिकली 0। तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें बोला गया है M एक 4x4 मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट मतलब आइगन वैल्यू
है ये, ठीक है। अच्छा, तो देन m⁸ 8 इक्वल्स टू क्या होगा, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे हमें काम करते हैं, तो दिस इक्वल्स टू है लैम्डा ले लेते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर करो, तो लैम्डा स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस √5/2 होगा, ठीक है। अब हम बोथ साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 करो इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस √5, ओके। अब आप बोथ साइड पे स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये होगा 4 λ⁴ माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5, ओके। तो दिस इंप्लाइज 4 λ⁴ इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाओ तो होगा 4 लैम्डा स्क्वायर, 5 माइनस 1 होगा 4, तो 4 4 4 कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज λ⁴ इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो दिस इंप्लाइज m⁴ इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी, ओके। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम बोथ साइड पे आप स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब बोथ साइड पे स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, m⁸ 8 इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस i का होल स्क्वायर। तो इसका अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, m⁴ प्लस 2m स्क्वायर प्लस i, ओके। एंड m⁴ क्या है, m स्क्वायर प्लस i, m स्क्वायर प्लस i प्लस 2m स्क्वायर प्लस i, तो दिस इक्वल्स टू होगा 3m स्क्वायर प्लस 2i, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, बोला गया है यहाँ पे हमें एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा, इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या होगा, 1 1 1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 1 अल्फा बीटा, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमें काम करते हैं, रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। रो ऑपरेशन क्यों क्या करेंगे, R2 डैश इक्वल्स टू R2 माइनस R1 एंड दूसरा करेंगे R3 डैश इक्वल्स टू R3 माइनस R1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 1 1 होगा अल्फा एंड यहाँ पे होगा 0 बीटा माइनस 1 0 गामा माइनस अल्फा एंड यहाँ पे होगा 0 0 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे इफ़ अल्फा इक्वल्स टू 1 देन गामा इक्वल्स टू 1 दिया गया है। अच्छा, बोला गया है यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसका सॉल्यूशन एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब आइदर यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ओके। एंड नो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इफ़ अल्फा इक्वल्स टू 1, अगर अल्फा इक्वल्स टू 1 हो रहा है, ठीक है, तब क्या गामा इक्वल्स टू 1 होगा या नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू 1 रख दो, 1 1 1 1 0 बीटा माइनस 1 0 गामा माइनस 1 0 0 0 होगा बीटा माइनस 1, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर अल्फा इक्वल्स टू 1 हो रहा है तब गामा इक्वल्स टू 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें बोला गया है W1 बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 5/2 मेट्रिसेस सच दैट सम ऑफ द एंट्रीज इन ईच रो इज 0। अच्छा, इसका ईच रो सम का जो रो सम होगा वो होगा 0। अच्छा, एंड W2 बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ 5/2 matrices such that sum of the entries of each column is 0। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, W1 पे आपको जो मैट्रिक्स मिल रहा है, ये जो मैट्रिक्स आपको मिल रहा है AIJ, ये मैट्रिक्स इस टाइप का है कि AIJ मैट्रिक्स मान लो ये है A11 A12 A21 A22 A31 A32 A41 A42
A51 A52, ये क्या है, ये 5/2 मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 5/2 मैट्रिक्स है। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है क्या, सम ऑफ द एंट्रीज इन ईच रो इज 0, सम ऑफ द एंट्रीज इन ईच रो का सम होगा 0, तो इसका मतलब A11 प्लस A12 इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड A21 प्लस A22 इक्वल्स टू 0, A31 प्लस A32 इक्वल्स टू 0, A41 प्लस A42 इक्वल्स टू 0 एंड A51 प्लस A52 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमें मिला है W1 ऐसा होगा, ठीक है। अब देखते हैं W2 इक्वल्स टू क्या होगा। W2 में Aij जो मैट्रिक्स मिलेगा उसमें बोला गया है सम ऑफ ईच कॉलम इज 0, सम ऑफ द एंट्रीज इन ईच कॉलम इज 0। अच्छा, तो इसका मतलब है A11 प्लस A21 प्लस A31 प्लस A41 प्लस A51 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे है A21 सेकेंड कॉलम पे A21 प्लस A22 प्लस A32 प्लस A42 प्लस A52 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 माइनस नंबर ऑफ Li रेस्ट्रिक्शन इन W2, नंबर ऑफ Li रेस्ट्रिक्शन इन W2 which is not common in W1, okay, which is not common in W1, okay। अच्छा, डायमेंशन ऑफ W2 का डायमेंशन क्या होगा, देखो दिस इक्वल्स टू हम A11, अब देखो A12 को हम माइनस A11 लिख सकते हैं, A22 को हम माइनस A21 लिख सकते हैं, A32 को हम माइनस A31 लिख सकते हैं, A42 को हम माइनस A41 लिख सकते हैं, A51, अब A52 को हम माइनस A51 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो कितना एंट्रीज है जो नॉन जीरो है एंड नॉन रिपीटेड है, यहाँ पे है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W1 होगा 5, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ Li रेस्ट्रिक्शन इन W2। अच्छा, W2 में Li रेस्ट्रिक्शन कितना दिया गया है, 1 एंड 2। अब देखना है ये क्या W1 में कॉमन है या नहीं, ठीक है। W2 में 2 Li रेस्ट्रिक्शन है। अच्छा, ये जो Li रेस्ट्रिक्शन है इसे मैं अगर कुछ चेंज करूँ कि दिस प्लस दिस कर दूँ, ठीक है, ये जो 1 है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को प्लस ऐड कर देंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें, A11 प्लस A21 प्लस A31 प्लस अप टू प्लस A41 प्लस A51 प्लस A21 प्लस अप टू A52 इक्वल्स टू मिलेगा 0, ठीक है। तो W2 में हमें ये इसका नाम दे दो 3, तो W2 में हमें 2 Li रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है, मैंने 2 को चेंज करके 3 में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। 2 Li रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है 1 एंड 3, ये कहाँ पे मिल रहा है हमें, W2 में, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, W1 में जो दिया गया है हमें Li रेस्ट्रिक्शन जो दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, ये यहाँ पे 5 हमें Li रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं हम, ये जो 5 Li रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं हमें, ये इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा इक्वेशन 3, ठीक है। तो इसका मतलब W2 में जो देखो 5 Li रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, इन 5 में से अब 4 को आप अपने पास रहने दो एंड एक को मैं एक काम करता हूँ,
ये जो 5 नंबर वाला एलर स्टेशन है इसे मैं ना लिख के इन सभी को एक साथ ऐड करके इक्वेशन 3 लिख देता हूँ। ये एक एलर स्टेशन हो जाएगा W1 में एंड बाकी के 4 एलर स्टेशन रह जाएगा W1 में। तो W1 में टोटल कितना एलर स्टेशन होगा? 5 एलर स्टेशन होगा, ठीक है। एंड एक होगा इक्वेशन 3। एंड देखो इक्वेशन 3 W2 एंड W1 दोनों का ही एलर रेस्ट्रिक्शन है, तो इसका मतलब W1 एंड W2 में एक एलर रेस्ट्रिक्शन कॉमन है, ठीक है। तो अब देखो W2 में कितना एलर रेस्ट्रिक्शन अनकॉमन है? सिर्फ 1 है। देखो 2 को तो हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया है, तो 2 को अब छोड़ दो, तो सिर्फ 1 एलर रेस्ट्रिक्शन ही W1 में कॉमन नहीं है, तो होगा 5 - 1। तो दिस इक्वल्स डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 होगा 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 57 में हमें बोला गया है Q बिलोंग्स टू M3/3/R, मतलब Q एक 3/3 मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ Q दिया गया है 2 एंड यहाँ पे हमें TP इक्वल्स टू QP दिया गया है, ओके। अच्छा, एंड T क्या है? T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक 3/3 मैट्रिक्स से 3/3 मैट्रिक्स में, ओके। अच्छा, तो देखो TP इक्वल्स टू QP दिया गया है। QP क्या है? एक 3/3 मैट्रिक्स है जिसका रैंक है 2, ओके। तो मैं मान लेता हूँ Q मैट्रिक्स ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये एक 3/3 मैट्रिक्स है जिसका रैंक है 2। अच्छा, अब P मैट्रिक्स क्या लोगे आप? देखो T क्या है? T जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो 3/3 मैट्रिक्स से 3/3 मैट्रिक्स में मैप कर रहा है, तो ठीक है। तो इसका मतलब TP इक्वल्स टू एक 3/3 मैट्रिक्स होगा, ओके। तो TP इक्वल्स टू एक 3/3 मैट्रिक्स होगा, ओके। अच्छा, एंड तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स होगा ये भी 3/3 होगा, ओके। अच्छा, तो आप मान लो कि ये जो मैट्रिक्स है वो है P11 P12 P13 P21 P22 P23 P31 P32 P33, ओके। अच्छा, तो दिस इंटू दिस करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? P11 0 0 एंड इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सॉरी, ये होगा P12, ये होगा P13 एंड यहाँ पे होगा P21 P22 P23 एंड नेक्स्ट रो पे होगा 0 0 0, ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? इस मैट्रिक्स का रैंक होगा 2, तो रैंक ऑफ T इक्वल्स टू होगा 2, ओके।